नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे जो अपना फाउंडेशन बैच चल रहा है, आज फाउंडेशन बैच का पहला चैप्टर और पहली क्लास होगी। तो यहाँ पे जो फाउंडेशन बैच रहेगा बिल्कुल जीरो लेवल से और हाई लेवल तक अपन लेके चलेंगे इसको, और इसको बहुत तरीके से सिस्टमेटिकली तरीके से होगा। सबसे पहले इसके चैप्टर वाइज अपन पूरी थ्योरी करेंगे और टॉपिक वाइज करेंगे, और टॉपिक के बाद में फिर एमसीक्यू देखते हैं कैसे बने कैसे नहीं बनेंगे। जहां पे न्यूमेरिकल होगा पूरा डीपली लेवल तक अपन लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिएगा यहाँ पे जो अपना चैप्टर रहेगा वो चैप्टर कौन सा रहेगा, सामान्य विद्युत यानी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों यहाँ पे ये सामान्य विद्युत है, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। जो सामान्य विद्युत है, इस सामान्य विद्युत के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे तो वो पूरा का पूरा इस चैप्टर के अंदर अपन देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो आज का पॉइंट रहेगा, वो पॉइंट क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है। अब ये इलेक्ट्रिकल किसे कहते हैं दोस्तों, ध्यान पूर्वक आराम से समझिएगा। सबसे पहले अपन सीधी सी भाषा में ये कहते हैं, ऐसे उपकरण, क्या ऐसे उपकरण जो केवल किस पर कार्य करते हो, तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रिकल के अंदर आता है एसी। अगर ऐसे उपकरण जो केवल एसी पर कार्य करते हैं, अगर एसी पर कार्य करते हैं, एसी पर किस पर, एसी पर अगर कार्य करते हैं, तो वो उपकरण बोलो क्या कहलाएंगे, यहां इलेक्ट्रिकल कहलाते हैं। सीधी भाषा में अगर ऐसे उपकरण जो डीसी पे कार्य करते हैं, तो वो सीधे सीधे कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या कहलाएंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाते हैं। एसी पे कार्य करते हैं वो इलेक्ट्रिकल कहलाते हैं, और डीसी पे कार्य करते हैं उसे अपन इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। लेकिन अपन को थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर समझना है। तो दोस्तों टेक्निकल लैंग्वेज में समझने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे तो नॉर्मली इसकी परिभाषा क्या है, तो अपन कहेंगे कि जैसे आपके चालक पदार्थ होते हैं, और चालक पदार्थों में धारा का प्रवाह होगा, और धारा का प्रवाह तब होगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह होंगे। तो चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन प्रवाह का जो अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन करने को ही अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कहते हैं। तो अपन इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो परिभाषा में लिखेंगे, तो यहां पे अपन लिखेंगे कि विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें चालक, जिसमें चालक पदार्थ या चालक पदार्थों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन प्रवाह, इलेक्ट्रॉन प्रवाह प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, किया जाता, अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह कह दो या इलेक्ट्रॉन नियंत्रण करने को अपन क्या कहते हैं, यहां पे इलेक्ट्रिकल कहते हैं। सीधी भाषा में और अपन ये कह सकते हैं कि वे पदार्थ या वे उपकरण जो एसी पर कार्य करते हैं, वे उपकरण जो जो एसी पर कार्य करते हैं, एसी पर कार्य करते हैं, क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल। तो यहां पे इलेक्ट्रिकल कहलाते हैं, इलेक्ट्रिकल कहलाते हैं दोस्तों। जैसे के अंदर आपसे पूछा जाए कि भैया जैसे में क्या होता है, तो जैसे में नॉर्मल अपन कहते हैं, जैसे कि आपके ट्रांसफॉर्मर होता है, यहां पे अपन कहते हैं प्रेरण मोटर होती है, प्रेरण मोटर होती है। घरों के अंदर, घरों में जो सप्लाई आती है वो एसी आती है, तो घरों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर है, प्रेरण मोटर है, घरों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिकल कहलाता है। नॉर्मली अपन ने देखा कि इलेक्ट्रिकल क्या होता है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाएगा, वो इलेक्ट्रिकल कहलाता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रीशियन अलग है इसी का रूप तो आगे देखेंगे। तो यहाँ पे वे उपकरण जो एसी पर कार्य करते हैं, इलेक्ट्रिकल कहलाते हैं। जैसे कौन से हैं,
ट्रांसफॉर्मर है, प्रेरण मोटर है, घरों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे के सारे होते हैं। आया समझ में? अगला पॉइंट अपन पढ़ते हैं, और अगला पॉइंट अपना क्या होगा दोस्तों, वो देखिए। अगला पॉइंट अपन समझते हैं, और अगला पॉइंट होता है अपना यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या होगा? तो यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? तो जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने समझा, यानी वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह का नियंत्रण तो करेंगे, लेकिन किसमें? यानी अर्धचालकों में। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें अर्धचालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, वो आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाएगा। और दूसरी भाषा में अपन समझ सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स उसे कहते हैं जो पुर्जे डीसी पर काम करते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं, कीमत में थोड़े महंगे भी होते हैं। तो ये आकार में ये इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जो छोटे छोटे पुर्जों के अंदर बनाया जाता है। इसकी डेफिनेशन अपन लिखते हैं कि भैया इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो सीधा वही अपन कहेंगे यहाँ पे। विज्ञान क्या? विज्ञान की टॉपिक डाल लीजिए यहाँ पे, अगला पॉइंट आएगा अपना। तो ये तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें अर्धचालक, अर्धचालक का मतलब क्या होगा? सेमीकंडक्टर। अर्धचालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। ये लो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें अर्धचालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, तो वह अध्ययन ही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसकी दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक है ये किस पर काम करती है? तो ये डीसी पर कार्य करती है। तो यहां पर लिखेंगे कि यह डीसी पर कार्य करते हैं। तो भैया उदाहरण में पूछ ले कि इलेक्ट्रॉनिक क्या है, तो जैसे के रूप में अपन लिखना चाहें, जैसे में, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं पूरे वो, जैसे आपके एलईडी है, जैसे आपके डायोड होते हैं, आपके टीवी होती है, आपके रेडियो होते हैं, आपके जैसे मोबाइल होता है, आदि। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों, यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि जैसे के अंदर एलईडी, डायोड, टीवी, रेडियो, मोबाइल, ये सारे के सारे जो होते हैं, ये कौन से पुर्जे होंगे? तो अपन कहेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे होते हैं। कौन से पुर्जे होंगे? ये इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे किस पर काम करते हैं? तो ये डीसी पर काम करते हैं, यानी डीसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो पुर्जे होते हैं ये कौन से पदार्थों से तैयार करते हैं? तो अर्धचालकों से। और अर्धचालकों में ही धारा या फिर इलेक्ट्रॉन प्रवाह का जो नियंत्रण करने का जो सिस्टम होता है, क्रिया होती है, उसको अपन इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आता है, और अगला पॉइंट अपन देखते हैं यहाँ पे, और ये आता है दोस्तों आपके क्या? इलेक्ट्रीशियन। अगला पॉइंट डालिएगा, और इलेक्ट्रीशियन किसे कहते हैं, तो ये ध्यान पूर्वक अपन समझते हैं। दोस्तों अगर आप लिखने में थोड़े स्लो है तो आप वीडियो को पुश करके और आराम से रोक करके और वहां पे पूरा कंप्लीट करना, एक एक पॉइंट को तरीके से अपन समझेंगे। ठीक है, यहां बात करते हैं अब इलेक्ट्रीशियन। इससे पहले पढ़ा अपने इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल तो क्या था? तो अपन सीधा कह रहे हैं कि एसी पर काम करने वाले इलेक्ट्रिकल, और डीसी पे काम करने वाले क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रीशियन है, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं विद्युतकार। क्या कहते हैं? विद्युतकार कहते हैं। अब ये क्या होता है? तो भैया एसी उपकरण और डीसी उपकरण दोनों उपकरण हो गए, यानी मैं डायरेक्ट कह दूं कि विद्युत उपकरण, तो विद्युत उपकरण में एसी भी आ गया और डीसी भी आ गया। तो जो विद्युत उपकरण होते हैं, टीवी है, रेडियो है, ट्रांसफार्मर है, पंखा है, अरे इनको कोई सुधारेगा तो सही। तो यहाँ पे वैद्युतिक उपकरणों की जो मरम्मत करता है, क्या उनकी देख रेख करता है,
उनकी जो रिपेयरिंग करता है, तो वो रिपेयरिंग करने वाला जो व्यक्ति होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रीशियन की डेफिनेशन क्या हो गई, वैद्युतिक उपकरणों की रिपेयरिंग, देखभाल, मरम्मत करने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है, यहां इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखिएगा। तो यहां पे लिखते हैं वैद्युतिक उपकरण, यानी कि वैद्युतिक वैद्युतिक उपकरण, वैद्युतिक उपकरण, वैद्युतिक उपकरण में ध्यान रखना एसी डीसी दोनों आ गए। वैद्युतिक उपकरणों की रिपेयरिंग, रिपेयरिंग रिपेयरिंग इसी को जैसे अपन कहते हैं मरम्मत, मरम्मत, या फिर अपन कह सकते हैं या देखभाल, क्या, देखभाल करने वाला, करने वाला व्यक्ति, करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन कहलाता है, इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। तो नॉर्मली अपन ने पढ़ा कि वैद्युतिक उपकरणों की रिपेयरिंग यानी मरम्मत या फिर देखभाल करने वाला व्यक्ति जो होता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। चाहे आपका पुर्जा क्या हो, एसी का हो, चाहे पुर्जा डीसी का हो, कैसा भी हो, उसकी अगर वो मरम्मत कर रहा है, उसकी रिपेयरिंग कर रहा है, उसको सुधार रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रीशियन कहलाता है, यानी विद्युतकार कहलाता है। क्योंकि अपन को इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मैं डायरेक्ट आपको ओमनियम और आगे जो भी अपना चैप्टर है वो पढ़ा देता तो अपन को मतलब ही नहीं है। अपन को ये तो पता चले कम से कम कि एसी क्या होती है, ये सॉरी इलेक्ट्रिकल क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, इलेक्ट्रीशियन क्या है। भाई अपन को, अपन ने 2 साल की ITI कर ली, अपन के ट्रेड के बारे में अपन को पता नहीं है, तो ट्रेड के बारे में पता होना जरूरी है। तो ये आपने उतार लिया होगा आराम से। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना वो है, अब अपना मेन पॉइंट स्टार्ट होता है दोस्तों ये। तो यहाँ पे विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। तो विद्युत एक प्रकार की क्या होती है, तो अपन कहते हैं कि विद्युत एक प्रकार की क्या होती है दोस्तों, ऊर्जा होती है। तो विद्युत एक प्रकार की क्या होती है, तो अपन कहते हैं कि विद्युत जो होती है हमारी, यह एक प्रकार, एक प्रकार की ऊर्जा, विद्युत एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। विद्युत एक प्रकार की क्या होती है, तो फिर कहते हैं कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अब ये जो विद्युत होती है, यहाँ पे जो विद्युत होती है, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि यहाँ पे जो विद्युत होती है ये एक प्रकार की ऊर्जा तो होती है, लेकिन इस विद्युत को व्यवहारिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो अपन कहते हैं कि जो ये विद्युत होती है इसके अगर मैं प्रकार की चर्चा करूं तो भैया इसके प्रकार होते हैं दो। यानी कि जो विद्युत होती है, इस विद्युत को, विद्युत तो एक प्रकार क्या होती है, ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, लेकिन जो विद्युत होती है इसके अगर मैं प्रकार की बात करूं तो ये प्रकार होते हैं दो। तो यहाँ पे विद्युत के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक होता है आपका, यहाँ पे अपन बात करेंगे स्थिर विद्युत। कौन सा होगा, स्थिर विद्युत होता है, स्थिर विद्युत। और एक होता है बी नंबर यहाँ पे, जिसे अपन कहते हैं चल विद्युत कहते हैं। तो ये चल विद्युत अपन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कि आपसे सीधा क्वेश्चन पूछे कि विद्युत क्या है, तो विद्युत क्या है, तो अपन कहेंगे विद्युत एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। और विद्युत जो होती है कितने प्रकार की होती है, तो अपन कहेंगे 2 प्रकार की होती है। और यहाँ पे एक होती है स्थिर विद्युत और एक होती है आपकी चल विद्युत। अब इन स्थिर और चल के बारे में गहराई से अपन अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे अपन पहला पॉइंट डाल लीजिए आप, यहाँ पे स्थिर विद्युत। अगला पॉइंट डाल लीजिए आप स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत को अपन क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब ये स्थिर विद्युत क्या होती है दोस्तों, सीधी भाषा में ये समझते हैं कि तार होता है और तार के अंदर अगर धारा का प्रवाह नहीं होता है तो वह आपकी विद्युत क्या कहलाएगी, स्थिर विद्युत कहलाती है। इसमें विद्युत क्षेत्र तो रहता है
लेकिन वो गतिमान नहीं होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा स्थिर विद्युत में, तो अपन सीधा सीधा कहते हैं कि भैया स्थिर विद्युत के अंदर अगर मैं चर्चा करूं तो क्या इसमें आवेश होगा? जी हाँ। तो यहां पे मैं बात करता हूं कि भैया आवेश तो होगा, इसमें आवेश तो होगा, लेकिन इसमें जो आवेश होगा वो आवेश कैसा होगा? स्थिर आवेश होता है। इसमें आवेश कैसा होगा? तो अपन कहेंगे स्थिर प्रकार का इसके अंदर आवेश पाया जाता है। यानी कि इसमें विद्युत क्षेत्र तो होगा लेकिन वो गतिमान नहीं होगा। दूसरी चीज अपन कहते हैं कि जो ये स्थिर विद्युत होती है ये भैया कैसी होती है? क्या तारों में प्रवाहित होती है? जी नहीं, ये तारों में प्रवाहित नहीं होती। तो अपन कहेंगे ये तारों में तारों में प्रवाहित तारों में प्रवाहित नहीं होती, यानी तारों में प्रवाहित नहीं होती, तारों में प्रवाहित नहीं होती। नेक्स्ट अपन कहते हैं कि भाई ये तैयार कैसे हुई, स्थिर विद्युत होती कैसी है? तो अपन कहते हैं कि दो पदार्थ होते हैं, एक धनात्मक होता है एक ऋणात्मक होता है। दोनों पदार्थों के मध्य दो पदार्थ होते हैं और दोनों पदार्थों के मध्य में घर्षण होता है और उस घर्षण के कारण यहाँ पे स्थिर विद्युत क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया यहाँ ये कौन सी क्रिया के द्वारा पैदा होती है? तो अपन कहेंगे कि सर यहाँ पे इसमें जो क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया होती है? तो अपन कहेंगे घर्षण। दोस्तों यहाँ पे अगर घर्षण ऑप्शन में नहीं मिले तो यहाँ एक नाम घर्षण को और क्या कहते हैं? इसे रगड़ कहते हैं। क्या कहेंगे? इसे रगड़ कहते हैं। अगर घर्षण ऑप्शन में नहीं मिलता है तो ध्यान रखना यहाँ पे मिलेगा आपको प्रेरण। क्या मिलेगा दोस्तों? प्रेरण क्रिया मिलती है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घर्षण क्रिया के द्वारा कौन सी विद्युत घर्षण क्रिया के द्वारा कौन सी विद्युत उत्पन्न होती है? तो अपन सीधा जवाब देंगे स्थिर विद्युत होती है। तारों में प्रवाहित नहीं होती। कौन सी नहीं होती? स्थिर विद्युत नहीं होती। आवेश अगर स्थित है यानी कि विराम अवस्था, स्थिर का मतलब होता है या अपन कहेंगे विराम अवस्था, विराम अवस्था अवस्था। तो यहाँ पे विराम अवस्था में क्या होते हैं? इसमें आवेश होते हैं। सीधा क्वेश्चन देगा आपको, यदि आपके आवेश या किसी मशीन के अंदर आवेश विराम अवस्था में है तो उसमें संचित विद्युत कौन सी होती है? तो अपन सीधा जवाब देंगे स्थिर विद्युत होती है। आपसे मेरे दोस्तों ये पूछा जाएगा कि भाई ये जो विद्युत होती है, ये जो विद्युत होती है इसका खोजकर्ता कौन है? तो भैया इसका जो खोजकर्ता होता है, ध्यान रखना यहाँ पे खोजकर्ता कौन है? तो अपन कहेंगे थेल्स। कौन सा है? थेल्स नामक एक वैज्ञानिक है जिसने इसकी क्या की थी? खोज की थी। आपसे सीधा पूछा जाता है कि स्थिर विद्युत होती है तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं? उपयोग, तो भैया इसका उपयोग हम कई जगह करते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं सिस्मोग्राफ। किसमें? सिस्मोग्राफ के अंदर इसका क्या करते हैं? सिस्मोग्राफ के अंदर इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जैसे कंप्यूटर प्रिंटर होते हैं तो वहां पे प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर कंप्यूटर प्रिंटर कंप्यूटर प्रिंटर के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो वहां पे अपन ने क्या क्या पढ़ा? अपन ने सीधा पढ़ा कि स्थिर विद्युत होती है, खोजकर्ता कौन है? थेल्स। यहाँ पे स्थिर विद्युत के अंदर जो आवेश होते हैं वो कैसे होंगे? स्थिर अर्थात विराम अवस्था में होते हैं। स्थिर विद्युत तारों में प्रवाहित नहीं होती है। क्रिया स्थिर विद्युत के अंदर कौन सी क्रिया होती है? तो अपन कहेंगे घर्षण क्रिया होती है, यानी रगड़ होती है, यानी कि प्रेरण क्रिया द्वारा ये उत्पन्न होती है। नेक्स्ट बात करते हैं उपयोग की, कि यहाँ पे स्थिर विद्युत का जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है? तो अपन कहते हैं सिस्मोग्राफ यानी कंप्यूटर प्रिंटर आदि के अंदर अपन क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। आदि के अंदर इसका क्या करते हैं भैया? उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि घर्षण आपने किया तो भाई घर्षण आपने किस किस के मध्य किया? तो अपन कहते हैं यहाँ पे दो पदार्थ होते हैं, एक धनावेशित होता है एक ऋणावेशित होता है और दोनों के मध्य घर्षण लगता है तब जाके ये विद्युत उत्पन्न होती है। तो वो भी अपन समझते हैं कि इसमें धनात्मक आवेश धनात्मक पदार्थ कौन सा होता है और ऋणात्मक कौन सा होता है। आइए देखते हैं। उतार लिया होगा आपने? ठीक है, तो यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ अपन पदार्थों के बारे में भी समझते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन दे देता है। तो देखिएगा यहाँ पे अपन कहते हैं कि एक तरफ अपन ने लिया धनात्मक, क्या लिया? धनात्मक लिया।
धनात्मक और एक तरफ लिया अपन ने ऋणात्मक। तो ये दो पदार्थ होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे धनात्मक पदार्थ कौन से हैं और ऋणात्मक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे कि अपन कहते हैं यहाँ पे बिल्ली की खाल, क्या कहें? बिल्ली, बिल्ली की खाल। तो भैया बिल्ली की खाल जो होती है वो बिल्ली की खाल को किस पर रगड़ा जाए तो अपन कहेंगे बिल्ली की खाल को एबोनाइट पर रगड़ा जाता है, एबोनाइट। तो ये एबोनाइट पर रगड़ा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे रेशम। जो रेशम के वस्त्र होते हैं, रेशम होता है, रेशम, रेशम को रगड़ा जाता है मेरे दोस्तों किस पर? तो अपन कहते हैं कांच पर रगड़ा जाता है। किस पर रगड़ा जाता है? कांच पर रगड़ा जाता है। तो यहाँ बिल्ली की खाल को एबोनाइट पर रगड़ा जाता है और रेशम होती है, रेशम को कहाँ रगड़ा जाता है? कांच पर रगड़ा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऊनी वस्त्र। यहाँ पे ऊनी वस्त्र, तो ऊनी वस्त्र होता है ये एबोनाइट या प्लास्टिक पर अपन होता है। तो यहाँ पे प्लास्टिक, ऊनी वस्त्र यानी कि प्लास्टिक होता है तो प्लास्टिक पर रगड़ा जाए। और एक हमारे पास में जैसे रेशम होता है, रेशम, यहाँ पे जो रेशम होता है तो एक पदार्थ होता है, हाँ रेशम होता है, इसको कहरवा नामक, क्या कहरवा नामक पदार्थ होता है। तो कहरवा नामक पदार्थ भी होता है। यहाँ पे बिल्ली की खाल, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये यहाँ पे कांच होगा, यहाँ कि जो कांच होता है इस कांच पर क्या रगड़ा जाएगा तो अपन कहेंगे रेशम। ठीक है, रेशम। इसके अलावा यहाँ पे एक होता है कहरवा, कहरवा, कहरवा इसी को इंग्लिश में कहते हैं एम्बर। क्या कहते हैं? एम्बर। और इस एम्बर पर क्या रगड़ के विद्युत पैदा करते हैं तो अपन कहते हैं रेशम। क्या करते हैं? रेशम। तो दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे ये चीजें, इनके मध्य क्या होगा? घर्षण। क्या होगा? तो यहाँ कहते हैं घर्षण। भाई ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव। इन दोनों के मध्य क्या कराना है? घर्षण। यानी बिल्ली की खाल को रगड़ना है एबोनाइट पर, कांच को रगड़ना है रेशम पर, ऊनी वस्त्रों को रगड़ना है प्लास्टिक पर, और कहरवा या एम्बर को रगड़ना है रेशम पर। जैसे रगड़ते हैं तो यहाँ क्रिया होती है और क्रिया के कारण यहाँ आवेश हो जाते हैं, लेकिन वो आवेश गतिमान नहीं होते, इस कारण वो विद्युत कैसी रहती है? अपनी स्थिर विद्युत रहती है दोस्तों। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और यहाँ पे अब देखते हैं अपन चल विद्युत। कौन सी विद्युत आती है दोस्तों? चल विद्युत। और चल विद्युत में क्या होता है आइए पूरा लेखा जोखा अपन समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे चल विद्युत यानी कि गतिज विद्युत, जिसे डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अरे नाम से ही पता चल रहा है वह विद्युत जो चलने वाली हो, वह विद्युत जो चलने वाली होती है तो वह चल विद्युत या गतिज विद्युत कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा कहते हैं कि यानी वह विद्युत जो तारों में प्रवाहित होती है चल विद्युत कहलाती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन अगर लिखें तो लिखेंगे कि वह विद्युत जो तारों में प्रवाहित होती है, तारों में प्रवाहित होती है, कौन सी कहलाएगी? चल विद्युत कहलाती है, चल विद्युत होती है। ये लो, यहाँ पे अब बात करते हैं कि चल विद्युत में क्या क्या होता है। भैया चल विद्युत में आवेश होते हैं क्या? जी हाँ, आवेश होते हैं। तो यहाँ पे जो आवेश होते हैं वो आवेश कौन से होंगे? अरे जब धारा प्रवाहित हो चुकी है वह विद्युत जो तारों में प्रवाहित होती है तो चल विद्युत कहलाती है, गतिज विद्युत कहलाती है। तो आवेश होंगे तो आवेश इसमें कैसे होंगे? तो अपन कहेंगे भैया इसमें गतिशील होते हैं। इसमें कौन से होंगे? गतिशील, यानी कि चलने वाले आवेश होते हैं, गतिमान आवेश होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे क्या कोई क्रिया होगी क्या? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्रिया होती है। देखो स्थिर विद्युत होती है तो स्थिर विद्युत में क्रिया कौन सी होती है? घर्षण विद्युत। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि चल विद्युत के अंदर क्रिया कौन सी होती है, तो अपन सीधा सा जवाब देंगे कि चल विद्युत के अंदर जो क्रिया होती है वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। कौन सी होगी? रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि भाई इसकी खोजकर्ता कौन है?
तो अपन कहेंगे भाई इसका जो खोजकर्ता होता है वो वोल्टा नामक वैज्ञानिक होता है। कौन होता है? तो यहाँ पे वोल्टा नामक वैज्ञानिक होता है। तो नॉर्मल अपन ने कहा कि तारों में अगर प्रवाहित हो जाती है तो वो चल विद्युत कहलाती है। और यहाँ पे जो आवेश होता है वो आवेश कैसा होगा? इसमें गतिशील होता है। क्रिया पूछे तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो विद्युत उत्पन्न होती है वो है विद्युत कौन सी होगी? चल विद्युत यानी गतिज विद्युत कहलाती है। खोजकर्ता कौन है? यहाँ पे वोल्टा नामक वैज्ञानिक इसका खोजकर्ता होता है। नेक्स्ट आपसे बोला जाए कि भैया यहाँ पे जो चल विद्युत होती है कितने प्रकार की होती है, इसका मतलब प्रकार आएगा। तो भैया यहाँ पे प्रकार कितना होगा? तो अपन कहेंगे चल विद्युत होती है आपकी 2 प्रकार की। भैया ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो अपन कहेंगे यहाँ पे ए होता है कौन सा? तो अपन कहेंगे A4AC। कौन सा हो जाएगा? A4AC यानी अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट होता है। अल्टरनेटिंग क्या होगा? ये करंट होता है। और यहाँ पे बात करते हैं तो B4 होगा यहाँ पे कौन सा? DC। तो भाई ACB और DC दोनों ही क्या होती है? चलने वाली होती है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे D4DC यानी डायरेक्ट करंट। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या होता है? करंट होता है। ये लो, तो यहाँ पे तो ये सारा का सारा समझ में आया अपन को। क्या क्या पढ़ा अपन ने? वह विद्युत जो तारों में प्रवाहित होती है क्या कहलाती है? चल विद्युत कहलाती है। आवेश कैसा होगा? गतिशील होगा। क्रिया कैसी होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। खोजकर्ता कौन है? वोल्टा नामक वैज्ञानिक होता है। यहाँ पे प्रकार कितने होंगे? यहाँ 2 प्रकार होंगे। यहाँ कौन कौन से होंगे? एक होता है आपका AC और दूसरा होता है DC। AC का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट दोस्तों। तो यहाँ पे ये 2 प्रकार की जो विद्युत थी, एक आपकी स्थिर विद्युत और एक होती है आपकी चल विद्युत। तो दोनों को बहुत अच्छे तरीके से अपन ने आराम से समझ लिया। क्या याद रखना है? एक तो आवेश याद रखना है। दूसरा चीज दोस्तों इसमें आप लिखिएगा कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं। इसका उपयोग अपन कहाँ करेंगे? तो इसका उपयोग तो व्यवहारिक जीवन में जो किया जा रहा है वहां अपन इसका उपयोग करते हैं। तो नॉर्मल अपन कहते हैं कि जैसे कि जो भी आपकी वायरिंग होती है तो वायरिंग के अंदर इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि अपन कहेंगे घरों में प्रयोग करते हैं, मशीनों में हम प्रयोग करते हैं, तो सभी जगह इसका प्रयोग सामान्यतः तो अपन कहते हैं सामान्यतः सभी जगह इसका प्रयोग किया जाता है। तो बोलो यहाँ पे आपको आराम से अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे स्थिर विद्युत का जो प्रयोग होता है वो सिस्मोग्राफ या फिर कंप्यूटर प्रिंटर के अंदर ही किया जाता है, जबकि चल विद्युत का प्रयोग सामान्यतः सभी जगह अपन करते हैं जहाँ पे विद्युत तारों में प्रवाहित होती है वहां पे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सारा का सारा अपन ने समझा। आगे नेक्स्ट अपन देखते हैं अब अगला। तो यहाँ पे देखिएगा अगला पॉइंट आता है अपना, और अगला पॉइंट क्या आता है ये देखिएगा। अब यहाँ पे अपन ने पॉइंट पढ़ा विद्युत एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा। और ये 2 प्रकार से अपन ने तोड़ दिया। अब क्वेश्चन कैसे बनाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा तो गतिज ऊर्जा क्या है? तो भैया गतिज ऊर्जा क्या है? तो विद्युत ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है या विद्युत ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे अगर गतिज कह रहा है तारों में चलने वाली, तो तारों में चलने वाली होती है तो गतिज तो कहलाएगी चल विद्युत। और चल विद्युत होती है कौन सी होती है? विद्युत ऊर्जा। अरे भाई विद्युत ऊर्जा कौन सी है? स्थितिज है कि चल है? तो यहाँ रासायनिक ऊर्जा है, यहाँ विद्युत ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है। तो अपन कहेंगे वो चल रही है तो वो यांत्रिक ऊर्जा है तो होगी ना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो अपन कहेंगे राइट ऑप्शन होता है यहाँ पे बी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे समझिएगा स्थितिज बिजली किसमें उत्पन्न होती है? यानी स्थिर विद्युत किसमें उत्पन्न होगी? रासायनिक अभिक्रिया में होगी, घर्षण से होगी, प्रेरण से होगी, घर्षण और प्रेरण दोनों से होगी। दोस्तों अभी जस्ट अपन ने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया से जो बनती है वो तो आपकी चल विद्युत बनती है। फिर हमने पढ़ा घर्षण से आपकी स्थितिज होती है, और फिर हमने ये भी पढ़ा था प्रेरण से। तो दोस्तों दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अगर दोनों ऑप्शन नहीं आए तो पहली प्राथमिकता आपको घर्षण करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन होता है। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट पर्सन की अगर बात करते हैं तो स्थिर विद्युत किसके कारण प्रवाहित होती है? स्थिर विद्युत किसके कारण प्रवाहित होती है? प्रेरण हो गया, ऊष्मीय हो गया,
रासायनिक हो गया घर्षण। अब देखो स्थिर है या स्थैतिक है, दोनों एक ही वर्ड है, लिखने का तरीका है। तो यहाँ पे दोस्तों स्थिर विद्युत है, प्रेरण से भी होता है और घर्षण से भी होता है दोनों। तो यहाँ पे प्रेरण भी दे दिया, ऊष्मीय दे दिया और रासायनिक दे दिया और घर्षण दे दिया। अब प्रेरण और घर्षण दोनों में से एक करना है तो बेटर ऑप्शन कौन सा होगा, तो अपन बात करेंगे यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन क्या होता है, राइट होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से भी यहाँ क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन और भी बनाएगा कि स्थिर विद्युत होती है, उसमें जो आवेश होता है वो कौन सा होता है, गतिशील होता है, स्थिर प्रकार का होता है, दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो अपना कहेंगे स्थिर विद्युत के अंदर स्थिर होता है और गतिशील विद्युत के अंदर गतिज आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे अगला पॉइंट आता है, और ये अगला पॉइंट अपन समझते हैं तरीके से। अगला पॉइंट आता है आपके सुरक्षा संकेत, यानी कि सेफ्टी सिंबल्स। दोस्तों यहाँ पे जो भी सुरक्षा संकेत होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अपन किसी चीज को हल्के में नहीं लेना है। मैंने पहले कह दिया कि ये फाउंडेशन बेच है तो जीरो लेवल से हाई लेवल की ओर जाएंगे। पहले जड़ मजबूत करनी है, जब जड़ मजबूत हो जाएगी तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक एक सीढ़ी बाय सीढ़ी धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप अपन चलेंगे। यहाँ पे सुरक्षा संकेत यानी सेफ्टी सिंबल्स होते हैं, और दोस्तों यहाँ पे ये निम्न प्रकार होते हैं। पहला प्रकार अपना कौन सा आता है, पहला प्रकार आता है निषेधात्मक संकेत होता है। निषेधात्मक जो संकेत होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिटेशन सिंबल। अरे क्या कहते हैं, प्रोहिबिटेशन सिंबल कहते हैं। और दोस्तों इसका अन्य नाम होता है नकारात्मक। नकारात्मक। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, एक तो शकल देके यानी कि ये दे देगा, पूछ लेगा निम्न में से कौन सा सिंबल है। तो दोस्तों अपन को ये सारा ही पता होनी चाहिए कि यह कौन सा होता है। तो अपन कहेंगे कि भाई ये जो होता है ना ये कौन सा होगा, ये निषेधात्मक होगा। कैसे पता लगाएंगे, तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन ये जानते हैं इनके बारे में क्या क्या होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इनका जो आकार है बिल्कुल वर्ताकार है। सभी का क्या है, वर्ताकार। तो आकार पूछे तो अपन क्या करना है, वर्ताकार करना है। अब दोस्तों इसमें पूछेगा क्या, क्या भैया इसमें बॉर्डर होती है क्या, जी हाँ ये बॉर्डर होती है। ये देखिएगा ये बॉर्डर है, तो ये बॉर्डर है। क्या इसमें क्रॉस पट्टी होती है क्या, जी हाँ दोस्तों इसमें क्रॉस पट्टी भी होती है। तो ये दोनों यानी बॉर्डर और जो क्रॉस पट्टी होती है वो लोग कौन से रंग की होगी, तो अपन सीधा कहेंगे कि लाल रंग की होती है। ठीक है, इसके अंदर ये सिंबल बना होता है, ये चिन्ह बना होता है। तो दोस्तों जो निषेधात्मक होता है, निषेधात्मक जो चिन्ह बन रहे हैं ये चिन्ह कौन से रंग के होंगे, तो अपन कहेंगे चिन्ह होता है मेरे दोस्तों काला। क्या होगा, काला। और यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो भूभाग होता है यानी कि जो धरातल होता है, ये धरातल कैसा होगा, तो अपन कहेंगे कि ये धरातल होता है दोस्तों सफेद। कैसा होगा, सफेद। अब देखो इधर अपन तरीके से इसको समझते हैं। क्या क्या समझना है, सबसे पहले अपन को लिखना है कि निषेधात्मक का अर्थ क्या होता है। क्या, निषेधात्मक का अर्थ क्या होता है, तो अपन अर्थ कहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अर्थ बोले तो क्या, कि ऐसा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्या हो गया इसका अर्थ, यानी कि निषेधात्मक बिल्कुल गलत कार्य होते हैं, तो अर्थ होता है ऐसा नहीं करना चाहिए। आपसे सीधा पूछा जाता है कि दोस्तों मुझे तो ये बता दीजिए कि आकार कैसा होता है, तो दोस्तों अपन को आकार लिखना है क्या, वृत्ताकार। क्या, वृत्ताकार। और दोस्तों वृत्ताकार ऑप्शन में नहीं मिले तो अपन लिखेंगे इसको क्या, गोलाकार। क्या लिखेंगे, गोलाकार। दोस्तों आपको जैसे मैं नोट्स बनवा रहा हूं वैसे के वैसे आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, तभी जाके रिकॉर्ड तैयार होगा, जब भी पढ़ने में मजा आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अर्थ होता है ऐसा नहीं करना चाहिए, और यहाँ आकार जो होता है वृत्ताकार या गोलाकार होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि भाई दोस्तों यहाँ पे जो चिन्ह होता है, तो चिन्ह जो होता है ये कौन से रंग का होगा, तो अपन ने कहा कि जस चिन्ह तो होता है यहाँ पे कौन से रंग का होगा, तो यहाँ चिन्ह का रंग होता है काला। आपसे क्वेश्चन कहता है कि इसके अंदर यहाँ पे बात करते हैं बॉर्डर। क्या होती है, बॉर्डर। और बॉर्डर को भैया क्या कहते हैं, आउटलाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे अपन कहेंगे आउट लाइन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, आउटलाइन कहते हैं। बॉर्डर कह दो या आउटलाइन कह दो, तथा यानी चलो अलग अलग लिख देंगे। तो यहाँ पे कौन से रंग की होगी, तो अपन कहेंगे लाल रंग की। कौन सी होगी, लाल रंग की होगी। अब नीचे आता है कि अपन कहते हैं जैसे भूभाग, भूभाग कह दीजिए दोस्तों, इसको आप धरातल कह दीजिए। क्या कह दीजिए,
धरातल कह दीजिए, या इसी को अपन क्या कह सकते हैं, बैकग्राउंड कह सकते हैं। क्या कहेंगे, बैकग्राउंड कहते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती है, यानी कि ये जो बैकग्राउंड ये है तो कौन से रंग का होगा, तो अपन कहेंगे ये सफेद रंग का होता है। कौन से रंग का होगा, तो ये सफेद रंग का होता है। नेक्स्ट बात इसमें आती है क्रॉस पट्टी। क्या आती है कि इसमें क्रॉस पट्टी जो होती है, क्रॉस पट्टी कह दो या फिर तिरछी रेखा कह सकते हो। क्या कह सकते हो, तो यहाँ पे तिरछी तिरछी रेखा आप कह सकते हो। तो ये कौन से रंग की होगी, तो अपन कहेंगे ये लाल रंग की होती है। तो दोस्तों ये चीजें आपको प्रत्येक के अंदर लिखनी पड़ेगी। कौन कौन सी, अर्थ ऐसा नहीं करना चाहिए, आकार इसका वर्ताकार या गोलाकार होगा, चिन्ह कैसा होगा, काला होगा, यहाँ पे आउटलाइन कह दीजिए या बॉर्डर कह दीजिए तो लाल रंग की होगी, यहाँ भूभाग यानी धरातल होगा वो सफेद रंग का होगा, और तिरछी रेखा यानी कि जो क्रॉस पट्टी होती है वो कौन से रंग की होगी, लाल रंग की होती है। तो यहाँ पे इनमें से एक दो डायग्राम अपन को बनाने पड़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्यों डायग्राम देके सीधा सीधा पूछ लेगा। तो ये था अपना पूरा का पूरा निषेधात्मक चिन्ह, जिसे प्रोहिबिटेशन अपन कहते हैं। अब अगला आता है नंबर 2। कौन सा आता है, तो ये देखेगा अनिवार्य। तो यहाँ पे बात करते हैं कौन सा आ चुका है दोस्तों, ये अनिवार्य आ चुका है। अब अनिवार्य जो आ चुका है तो ये क्या है, अनिवार्य संकेत, इसी को कहते हैं मेरे दोस्तों सकारात्मक। क्या कहते हैं, सकारात्मक कहते हैं। इसी को कहते हैं अपन आदेशात्मक। क्या कहते हैं, आदेशात्मक। और इसी को कहते हैं मैंडेटरी सिंबल। दोस्तों अपन को पूरा टॉपिक उतारना है क्योंकि कोई सा भी वो पूछ सकता है। फाउंडेशन का मतलब होता है जीरो लेवल से हाई लेवल। इसमें आपके टेक्निकल से संबंधित कोई सी भी ऑलराउंडर पूरे इंडिया के अंदर कोई सी भी भर्ती हो टेक्निकल से, वो आराम से ये फाइट कर सकते हो। पूरा तरीके से अपन पढ़ रहे हैं। तो अनिवार्य संकेत, इसी को कहते हैं सकारात्मक, इसी को कहते हैं आदेशात्मक संकेत। तो ये मैंडेटरी सिंबल होता है। अब यहाँ पे ये मैंडेटरी सिंबल है तो भैया कौन से होंगे, तो मेरे दोस्तों जहां जरूरी होते हैं। तो जैसे कि अपन बात करते हैं कि आप कोई विद्युत का काम कर रहे हो, और विद्युत का काम कर रहे हो तो हाथों में क्या होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए। यहाँ पे आंखों पे क्या होना चाहिए, चश्मा होना चाहिए। पैरों में जूते होने चाहिए। अगर आप कोई सर्किट ब्रेकर का कार्य कर रहे हो तो वहां पे आंखों पे चश्मा, और यहाँ सर्किट ब्रेकर के लिए अपन कहते हैं हेडफोन होना चाहिए ताकि आवाज आपके कानों में ज्यादा तेज नहीं आए। अगर कोई पोल पे चढ़ रहे हो तो वहां आपके हेड पर यानी सिर पर क्या होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए। दूसरी चीज, पोल पर चढ़ रहे हो तो सेफ्टी बेल्ट भी होना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो आते हैं वो किस में आते हैं, अनिवार्य संकेत के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ हेलमेट हो गया, चश्मा हो गया, ग्लव्स हो गया, जूते हो गए, हेडफोन हो गया, और यहाँ पे ये सेफ्टी बेल्ट हो जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा भैया आकार बता दो, तो आकार तो खुद क्या है, यहाँ वर्ताकार है, गोलाकार है, आराम को दिक्कत नहीं है। इसका भूभाग बता दो, तो भैया भूभाग इसका क्या है, नीला है। और इसमें जो चिन्ह बन रहे हैं, चिन्ह कौन से रंग के बन रहे हैं, तो ये सफेद रंग है। इसमें दो ही होता है, इसमें न तो कोई बॉर्डर होती है ना इसमें कोई क्रॉस पट्टी होती है। तो केवल दो ही रंग अपन को याद रखने हैं। अब अर्थ क्या है, तो भैया ये जरूरी है कि नहीं है, तो यहाँ ऐसा करना चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, अर्थ में तो क्या लिखेंगे, ऐसा करना चाहिए। आकार हो गया वर्ताकार या गोलाकार। चिन्ह की बात करते हैं तो दोस्तों चिन्ह होता है यहाँ पे सफेद रंग का। क्या होता है, तो अपन कहेंगे सफेद रंग का होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो बॉर्डर दोस्तों इसमें होती ही नहीं है। तो बॉर्डर इसमें क्या होती है, होती ही नहीं है। तो लिख देंगे होती नहीं, होती नहीं, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं यानी कि बैकग्राउंड, यानी कि धरातल, धरातल कह दो, भूभाग कह दो। तो भैया इसका धरातल कैसा होता है, तो अपन कहेंगे इसका धरातल होता है नीला। क्या होगा, इसका धरातल होता है मेरे दोस्तों नीला होता है। यहाँ पे इसमें तिरछी और ये पट्टी किसी में नहीं होगी, केवल एक के अंदर पाई जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा कौन सा, दूसरा यानी अनिवार्य संकेत। तो अनिवार्य संकेत में क्या है, अर्थ कैसा होगा, ऐसा करना चाहिए। दूसरा है आकार, वर्ताकार या गोलाकार होगा। चिन्ह कैसा होगा, सफेद। यहाँ पे आउटलाइन या बॉर्डर बिल्कुल होती नहीं है। और धरातल कैसा होगा, नीला। तो ये था हमारा कौन सा, अनिवार्य संकेत होता है। अगला आता है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में चेतावनी। तो कौन सा आ चुका है, चेतावनी। और चेतावनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वार्निंग सिंबल कहते हैं। और ये जो वार्निंग सिंबल होता है तो ये बोलो किस में आएगा,
तो अपन कहते हैं सचेतात्मक की मात्रा किसमें आता है, सचेतात्मक के अंदर आता है। तो दोस्तों चेतावनी का मतलब वार्निंग हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भैया इसका आकार देखिए, अरे भैया आकार किसी का भी उठा के देख लीजिए तो ये त्रिभुजाकार होता है यानी त्रिकोण होता है। दूसरी चीज अपन ये कहते हैं कि भैया इसका अर्थ क्या है, अरे ये डायग्राम ये जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो अपन कहते हैं कि भय या कष्ट पैदा करने का इसका क्या होता है, अर्थ होता है। दूसरी चीज अपन कहते हैं इसका भूभाग कौन सा है, तो भैया इसका भूभाग तो पीला रंग होता है। इसका यहाँ कहते हैं कि बॉर्डर होती है, जी हाँ इसमें बॉर्डर होती है कौन से रंग की, तो अपन कहेंगे काले रंग की। और इसमें सिंबल कौन से बन रहे हैं, तो ये भी काले रंग के होते हैं। तो दोस्तों आइए इसका अपन पूरा लिखते हैं कि यहाँ पे आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा, तो ये जो चीज भी कह रहा है उसके बारे में आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे देखो अर्थ की बात करता है तो अर्थ में क्या लिखेंगे, भय, भय या कष्ट, भय या कष्ट पैदा करना, ठीक है। तो यहाँ पे भय या कष्ट पैदा करना होता है। आकार की बात करते हैं तो अपन कहेंगे त्रिकोण, क्या कहेंगे, त्रिकोण कहते हैं। इसी को अपन कहते हैं त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार कहते हैं, त्रिभुजाकार कहते हैं, त्रिभुजाकार। इसी को अपन कहते हैं ट्रायंगुलर, क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, ये लो ट्रायंगुलर। तो यहाँ पे ये ट्रायंगुलर हो गया। चिन्ह की बात करते हैं तो मेरे दोस्तों यहाँ आराम से देखकर अपन पता लगा सकते हैं चिन्ह कौन सा है, तो यहाँ सीधा कहेंगे अपन काला रंग होता है। यहाँ पे चिन्ह कौन सा होता है, काला होता है। क्या भैया बॉर्डर होती है, जी हाँ होती है, और बॉर्डर का रंग भी क्या होता है, इसमें काला होता है। धरातल की बात करते हैं तो धरातल भैया कौन सा होता है, तो यहाँ पे धरातल का रंग हो जाता है पीला होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा समझ लिया कि धरातल पीला हो गया, बॉर्डर काली हो गई और चिन्ह भी क्या हो गया, ये काला होता है। जबकि कौन से आकार में होते हैं, तो यहाँ अपन कहेंगे त्रिभुज आकार में होते हैं। क्या क्या पूछेगा, पहला आपसे पूछेगा अर्थ, भय या कष्ट पैदा करना होता है। आकार कैसा होगा, त्रिकोण कह दो, त्रिभुजाकार कह दो या ट्रायंगुलर आप कह सकते हो। चिन्ह काला होता है। यहाँ पे बात करते हैं आउटलाइन यानी कि बॉर्डर, आउटलाइन यानी कि बॉर्डर होती है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, काला होता है। और धरातल कैसा होगा, तो धरातल होता है मेरे दोस्तों पीला। धरातल कैसा होगा, तो यहाँ पे पीला होता है। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे आपने एक चीज देखा होगा कि ये जो सिंबल है, इन सभी सिंबल में से अगर बात करते हैं तो यहाँ ये विद्युत फॉल्ट के लिए होता है, जबकि यहाँ पे ये रेडिएशन के लिए, ये आग के लिए, ये खतरे का निशान होता है, ये मैग्नेट का होता है, और ये रे का होता है, यानी ये एक किरण होती है। तो ये, तो यहाँ पे ये जो सिंबल होता है खतरे का, ये आपने बहुत जगह देखा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये जो खतरे का जो निशान होता है, ये विद्युत के नियम के अनुसार जो आपके उच्च वोल्टेज उपकरण होते हैं, उच्च वोल्टेज जो उपकरण होते हैं, तो वहां पे ये होता है। तो बात करते हैं यहाँ पे, नोट डाल के लिखिएगा आप, नोट डाल के नहीं, ठीक है, नोट में लिखना है कि यानी नियम 35, क्या लिखना है, नियम 35 इस तरह, ठीक है। और ये नियम 35 क्या कहता है, नियम 35 ये कहता है कि भैया उच्च वोल्टेज यानी कि जो मध्यम या उच्च वोल्टेज होते हैं, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं उच्च वोल्टेज, उच्च वोल्टेज, उच्च वोल्टेज उपकरण, उच्च वोल्टेज उपकरण, उच्च वोल्टेज उपकरण, जैसे कि अपन बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर होते हैं, कोई टावर होता है, टावर होता है, कोई मशीन होती है, मशीन पर उच्च वोल्टेज उपकरणों जैसे ट्रांसफॉर्मर, टावर, मशीन आदि आदि पर खतरा यानी खतरे का निशान, खतरे का निशान बना होता है, बना होता है। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों ये बात एन से नियम के अनुसार होती है, तो अपन कहेंगे नियम 35 के अनुसार साफ है कि उच्च वोल्टेज जो भी उपकरण होते हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे टावर हो, चाहे मशीन हो, तो उन सभी पर अगर कोई खतरे का निशान बना हुआ है तो वो नियम 35 के अकॉर्डिंग होती है। तो ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट होता है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, वो अगला प्रश्न क्या, अगला पॉइंट आता है अपना ये, अगला पॉइंट अपन समझते हैं यहाँ पे। और अगला पॉइंट क्या है,
तो आइए देखते हैं अगले पॉइंट को। तो यहाँ पे अगला पॉइंट नंबर 4 आ चुका है आपके पास में, और अगला 4 नंबर क्या कह रहा है कि भाई सूचनात्मक संकेत, यानी कि यहाँ पे सूचना दे रहा है इंफॉर्मेशन सिंबल। तो सूचनात्मक जो संकेत होता है, इंफॉर्मेशन सिंबल है, ये क्या है? तो यहाँ अपन कहते हैं इनका आकार नॉर्मली अपन देख सकते हैं कि आकार जो है बिल्कुल वर्गाकार होता है इनका। तो आकार तो भैया कैसा होगा? वर्गाकार ही होता है। यहाँ अगर मैं अर्थ की बात करूं तो यहाँ पे अगर इधर घूमना है, इधर घूमना है, या फिर हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, कहते हैं टिकट खिड़की इधर है, पूछताछ इधर है, विंडो इधर है, तो वो अपन को संकेत दे रहे हैं, बाकी मर्जी अपनी है। तो यहाँ पे सूचनाओं का पालन करना होता है, यानी साधनों का पालन करना चाहिए। तो अर्थ कैसा होता है इसका? तो अपन कहते हैं साधनों का पालन करना चाहिए। साधनों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे आकार की बात करते हैं, तो इसका आकार होता है मेरे दोस्तों वर्गाकार। क्या होता है? वर्गाकार होता है। वर्गाकार को आप क्या कह सकते हो? चौकोर कह सकते हो, चौकोर। दोस्तों यहाँ लास्ट में अगर ऑप्शन नहीं मिले आपको, तो यहाँ पे फिर अपना आयताकार करेंगे। आयताकार क्या करेंगे? आयताकार करते हैं। अगर मैं चिन्ह की बात करता हूं तो बोलो इसमें चिन्ह कौन से रंग का होता है? तो इसमें चिन्ह होता है दोस्तों सफेद रंग का। कौन से रंग का होगा? सफेद रंग का होता है। अगर मैं आउटलाइन यानी बॉर्डर की बात करता हूं तो इसमें बॉर्डर है कि नहीं है? है। तो यहाँ पे बॉर्डर की अगर बात करते हैं तो भैया इसमें तो बॉर्डर होती है, और बॉर्डर का रंग कैसा होगा? तो अपन कहेंगे यहाँ पे सफेद होता है। नेक्स्ट अगर बात करें धरातल की, तो मेरे दोस्त धरातल आप देख सकते हो इसके अंदर ये हरा रंग होता है। धरातल का कौन सा होगा? हरा रंग होता है। तो ये चीज अपन को समझनी है सूचनात्मक में। क्या क्या कि अर्थ क्या है? साधन का मतलब है जैसे कोई टॉयलेट है तो वहां अंदर जाकर करना चाहिए। कचरा पात्र रखा हुआ है तो कचरा जो है, जो कचरा पात्र में ही रखना चाहिए, तो वो साधनों का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। आकार क्या है? वर्गाकार, चौकोर कह सकते हो। जब ये ऑप्शन में ये नहीं मिले ना, तो आयताकार करना है, ध्यान रखना। चिन्ह कैसा होता है? सफेद होता है। यहाँ पे आउटलाइन यानी बॉर्डर की बात करते हैं तो भैया यहाँ पे बॉर्डर जो होती है वो सफेद रंग की होती है, चिन्ह आपके सफेद होते हैं। और धरातल कैसा होता है? हरा होता है। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा कि एक होता है अपवाद। क्या होता है? अपवाद। और दोस्तों अपवाद तो आप जानते हो हर जगह देखने को मिलता है। यहाँ पे अपवाद क्या होता है कि एक सफेद रंग का क्या होता है? बॉक्स होता है, और सफेद रंग के बॉक्स के अंदर क्या होता है कि एक क्या मिलता है आपको? यहाँ पे इस प्रकार का एक प्लस का चिन्ह देखने को मिलता है। अरे मिलता है कि नहीं मिलता? तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि भैया यहाँ पे एक प्लस का चिन्ह बनता है, और ये इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। ये तो यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह बनता है, और ये लाल रंग का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये बॉर्डर नहीं होती, ध्यान रखना, एक सफेद रंग से चौकोर बनाया जाता है। तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि इसका रंग होता है सफेद। क्या होता है? सफेद। और जो चिन्ह होता है, चिन्ह का जो रंग होता है वो होता है लाल। तो ये भाई ये डॉक्टरी जो सिंबल होता है, चिकित्सा से रिलेटेड होता है, तो ये थोड़ा सा अलग चलता है। तो यहाँ सूचना तो दे रहा है, लेकिन हमेशा ये लाल रंग का होता है, और ये सफेद के ऊपर बनाया जाता है। तो ये एक क्या है? अपवाद। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 4 प्रकार के क्या थे? सिंबल। पहला अपन ने पढ़ा कौन सा? निषेधात्मक। दूसरा पढ़ा अपन ने अनिवार्य। तीसरा पढ़ा अपन ने कौन सा? चेतावनी। और चौथा पढ़ा अपन ने ये सूचनात्मक। तो चारों के चारों को अपन ने बहुत तरीके से सिस्टम से एक एक करके अपन ने बनाया है। तो आपको क्या करना है? प्रत्येक एक एक, अब मैंने 3 बना दिए तो जरूर नहीं आप 3 बनाओ। आप क्या कीजिए, एक कोई सा बना लीजिए, और बना करके उसमें आप ये लिखोगे कि भैया यहाँ पे ये तो है बॉर्डर, और बॉर्डर कौन से रंग की होती है? तो अपन लिखेंगे यहाँ पे इस तरह सफेद। ये जो होता है चिन्ह, और ये चिन्ह भी सफेद रंग का होता है, येलो सफेद। और यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड होता है, ये बैकग्राउंड होता है हरा। तो इस प्रकार से आप लिखोगे, तो जब लास्ट में रिवीजन करोगे तो एक बहुत ही आपको आनंदमय महसूस होगा वहां पे। ठीक है, यहाँ पे अगले नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। और अगला जो पॉइंट आता है अपना, वो कौन सा आता है? यहाँ पे कृत्रिम श्वास क्रिया। कौन सा आता है दोस्तों? कृत्रिम श्वास क्रिया। तो टॉपिक डाल लीजिए यहाँ पे, कृत्रिम श्वास क्रिया। कृत्रिम श्वास क्रिया। ये
अगला जो पॉइंट आता है कृत्रिम श्वास क्रिया यानी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होता है। तो यह निम्न प्रकार होता है, यानी कोई भी पीड़ित व्यक्ति होता है और पीड़ित व्यक्ति जब होता है तो पीड़ित व्यक्ति को अपन क्या करते हैं, जब वो श्वास लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है तो उसको श्वास दी जाती है। जब श्वास दी जाती है तो वो विधि क्या कहलाती है, कृत्रिम श्वास क्रिया कहलाती है। अब ये अलग अलग प्रकार की होती है। तो पहली होती है सिल्वेस्टर विधि। कौन सी होती है, सिल्वेस्टर विधि होती है। सिल्वेस्टर विधि को अपन नाम से क्या जानते हैं, नेल्सन, अन्य नाम क्या है इसका, नेल्सन। दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि मरीज होता है तो उसके आगे की ओर कहीं भी चोट लग जाए, पेट पे लग जाए, यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं कि जैसे कि सीने की ओर चोट लग गई, पेट की ओर चोट लग गई, तो आगे की ओर कहीं भी अगर चोट लग जाती है तो वो विधि आपकी कहलाती है सिल्वेस्टर विधि। अब यहाँ सिल्वेस्टर विधि में आपको यहाँ डायग्राम के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ एक मरीज है और उसके नीचे की तरफ यहाँ पे एक पतला सा तकिया लगाया जाता है ताकि यहाँ पे जो अपने वाल होते हैं, फेफड़े होते हैं, ये क्या है, उठ सके। तो ये जैसे ही उठते हैं तो यहाँ पे ये वाल श्वास लेने में बहुत आसानी महसूस होती है और हाथों को बार बार ऊपर नीचे कराया जाता है। तो ये 10 से यहाँ पे 10 से 12 बार ये क्रियाएं प्रति मिनट की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये। अब इसमें अपन को याद क्या करना है, इसमें ज्यादा याद कुछ नहीं रखना, बस इतना सा याद रखना है कि सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित के चोट कहाँ लगती है, बस इसमें इतना सा ही याद रखना है कि पीड़ित जो भी होता है, भाई यहाँ पे जो पीड़ित होता है, पीड़ित के चोट, पीड़ित के चोट कहाँ लगेगी, तो अपन सीधा सा जवाब देंगे आगे की ओर। अब मैंने तो लिख दिया आगे की ओर और वहां पे जैसे आपसे कह दिया कि साहब पेट की बल लगती है, अरे तो भैया पेट किधर रहेगा, तो आगे तो रहेगा, सीना है, तो ये सारी चीजें होती है आगे की ओर। ठीक है, बस यही याद रखना है। नेक्स्ट विधि के अंदर अपन समझते हैं, यहाँ पे अगला पॉइंट आता है, यहाँ पे अपना ये, तो ये देखिएगा अगली विधि आती है सैफर विधि। कौन सी विधि आती है मेरे दोस्तों, सैफर विधि। और सैफर विधि को अपन क्या कहते हैं, होल्जर विधि कहते हैं। अरे कौन सी विधि, तो यहाँ पर कहेंगे होल्जर विधि। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें पीड़ित व्यक्ति को सीधा किस ओर चोट लगेगी, तो ये पीठ के बल चोट लगती है, यानी पीछे की ओर। ये सैफर विधि का जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे सैफर विधि जो होती है ये होल्जर विधि होती है। तो यहाँ पे देखो भाई साहब को औंधा पटक दिया और औंधा पटक करके, क्योंकि पीछे की ओर चोट लग रही है, अब चोट की ओर ही आप लेट जाओगे तो डबल चोट हो जाएगी। तो यहाँ पे पेट के बल इसको लिटाया जाता है और वही हाथों की एक्सरसाइज कराई जाती है ताकि वो वाल होते हैं वो पंप की तरह कार्य कर सके। तो ठीक है, बार बार हाथों को ऊपर नीचे करा करके और इसको कृत्रिम श्वास क्रिया दी जाती है। तो एक ही शब्द याद रखना है कि सैफर विधि में चोट कहाँ लगती है, तो अपन कहेंगे पीड़ित के चोट कहाँ लगेगी, तो अपन कहेंगे पीड़ित के चोट पीछे की ओर लगती है। तो जवाब क्या आएगा, पीछे की ओर। अब पीछे की ओर का मतलब हो गया पीठ, पीठ के बल चोट लगी होती है और उसको पीड़ित को कैसे लिटाया जाता है, तो अपन कहते हैं पीड़ित के चोट कहाँ लगेगी भैया, पीठ के बल लगेगी। तो पेट के बल उसको लिटाएंगे, यानी कि सीने के बल उसे लिटाया जाता है। तो कितनी विधि हो गई, 2 विधि हो गई। और तीसरी विधि ये देखिएगा, यहाँ पे तीसरी विधि है मुंह से मुंह में हवा भरना, और इसी विधि को कहते हैं मेरे दोस्तों लाबोर्ड विधि कहते हैं। और यहाँ डायग्राम देखकर आप पागल मत हो जाना, यहाँ पे डायग्राम का मतलब समझाया जा रहा है केवल आपको कि यहाँ पे जब कोई व्यक्ति मूर्छित हो जाता है या श्वास लेने में अधिक परेशानी होती है तो उसको मुंह से मुंह के अंदर हवा भरी जाती है। तो यहाँ पे करना क्या पड़ता है, जैसे कोई भी पीड़ित व्यक्ति होता है और उसको श्वास लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो भैया उसको आराम से लिटाइए और उसके मुंह को पहले चेक कर लीजिए कि कोई गुटखा पानी या और कुछ तो नहीं है, क्योंकि अगर जैसे हवा भरोगे तो श्वास नली में वो फंस जाता है। तो अब वहां पे करना क्या है, आपको एक हाथ से नाक बंद करनी है मरीज की, कहीं खुद की कर लो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मरीज की एक हाथ से नाक बंद कर लो और अपना मुंह उसके मुंह पे रखना। अगर आपके पास में कोई पतला रुमाल है, कपड़ा है, तो वो रख करके और फिर आप दे सकते हो, और नहीं है तो भैया डायरेक्ट आपको मुंह पे मुंह रख करके और एक हाथ से नाक बंद करके और झटके से बार बार आपको लगभग 12 से 16 बार प्रति मिनट ये क्रिया करनी पड़ेगी। कहीं ये नहीं है एक बार लेके बैठ गए आप है जिसको भी सल्टा दोगे नहीं तो यहाँ पे बार बार 12 से 16 बार प्रति मिनट ये आपको
करना है। तो ये होती है हमारी कौन सी, मुंह से मुंह में हवा भरना। अब मेरे दोस्तों ये प्रयोग कब करते हैं, तो अपन कहते हैं जब पीड़ित को श्वास लेने में अधिक परेशानी होती है। भाई कहते हैं जब पीड़ित को श्वास लेने में अधिक परेशानी होती है। मैं आपसे पूछ ले कब प्रयोग किया जाता है, तो अपन कह देंगे कि भाई जब पीड़ित को श्वास लेने में अधिक परेशानी होती है ना, तब इस विधि का अपन क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। और इस विधि को अपन लाबोर्ड विधि भी कहते हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है, उल्टा पूछ ले कि यहाँ पे मुंह से मुंह में हवा भरना जो होता है, या फिर ऐसे कह दे कि पीड़ित को श्वास लेने में अधिक परेशानी आ रही है, तो इसका उपयोग कब, यानी कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, तो वहां मुंह से मुंह में ऑप्शन ही नहीं है, वहां सीधा क्या आएगा, लाबोर्ड विधि होता है। अगला देखिएगा यहाँ पे अगली विधि है ये, और ये क्या है भाई, तो मुंह से नाक में हवा भरना। तो मुंह से नाक में हवा भरना है। यहां देखो आराम से स्पष्ट तरीके से नजर आ रहा है भाई, जब मुंह से हवा भर सकते हैं तो नाक की क्या आवश्यकता पड़ी। दोस्तों कंडीशन कैसे भी हो सकती है, तो इसमें क्या होता है, जब मुंह में चोट लग गई हो, मुंह से ब्लड आ रहा हो या और कोई दिक्कत हो रही है, तो अपन क्या है, एक हाथ से मरीज का मुंह बंद कर लेंगे और अपना मुंह मरीज की नाक पर रख करके जोर से हवा भरते हैं। तो यहाँ पे इस विधि का उपयोग तभी किया जाता है जब मरीज के या पीड़ित के मुंह पर क्या लगी हो, चोट लगी होती है तब। तो यहाँ कहेंगे जब पीड़ित के मुंह में चोट लगी हो, जब पीड़ित के मुंह में चोट लगी हो, जब पीड़ित के मुंह में चोट लगी हो, तब इसका अपन क्या करेंगे, प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 4 विधि हो गई यहाँ पे। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे ये। दोस्तों ये बहुत अच्छी विधि है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सीपीआर, ये सीपीआर क्या है, सबसे पहले तो अपन को फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन, ये बार बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। हिंदी इंग्लिश अपन को हर तरीके से याद होना चाहिए। तो सीपीआर के अंदर क्या करते हैं, जब मरीज होता है, जब उसकी लास्ट कंडीशन आती है, जब श्वास लेने में दिक्कत आ रही है, यानी कि जो अपना हार्ट होता है उसमें ब्लड का थक्का जम जाता है, रुकावट हो जाती है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसके हार्ट को सीने से जोर जोर से दबाता है। जब जोर जोर से दबाता है, तो क्यों दबा रहा है, क्योंकि वो पंप की तरह कार्य करता है अर्थात वहां पे रुकावट हो गई, और रुकावट हो गई तो कैसे भी वो जारी हो जाए, यानी चल जाए। तो वहां पे जब हार्ट देखो नीचे की तरफ है हार्ट, अब भैया आप कोशिश मत कर लेना, क्योंकि आप यहाँ पे तोड़ ताड़ के सल्टा दो बचाने के बजाय। तो यहाँ पे उसको इस तरीके से दबाया जाता है, ज्यादा कम भी नहीं और ज्यादा तेज भी नहीं दबाया जाता। तो बार बार इस तरह ये जो सीना होता है, जो वाल्व होते हैं, इसको बार बार पंप किया जाता है। तो ये होती है हमारी कौन सी, सीपीआर। तो सीपीआर का प्रयोग कब करेंगे, जब दिल के अंदर रुकावट आ जाती है, या हार्ट होता है अपना, हार्ट में रक्त के प्रवाह में रुकावट आ जाती है। तो अपन कहेंगे रक्त के प्रवाह में रुकावट आ जाती है, तो दिल यानी हार्ट में रक्त के प्रवाह में रुकावट होने पर, हार्ट में रक्त के प्रवाह में रुकावट होने पर प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये थी अपनी 5 प्रकार की विधियां। तो अपन ने आज क्या क्या पढ़ा, अपन ने यहाँ पे विद्युत सबसे पहले पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल क्या है, फिर अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, फिर पढ़ा इलेक्ट्रीशियन क्या है, फिर अपन ने पढ़ा कि विद्युत क्या है। तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है। फिर विद्युत को अपन ने 2 भागों में पढ़ा, स्थिर विद्युत और चल विद्युत। स्थिर विद्युत जो होती है उसमें आवेश जो होते हैं, वो आवेश कैसे होते हैं, स्थिर प्रकार के होते हैं। वहां पे क्रिया कौन सी होती है, तो घर्षण क्रिया होती है। उपयोग कहाँ किया जाता है, सिस्मोग्राफ होता है, कंप्यूटर प्रिंटर होता है, तो वहां पे इसका प्रयोग
किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चल विद्युत होती है। चल विद्युत होती है तो तारों में धारा प्रवाहित होती है, उसमें आवेश कैसे होते हैं, तो आवेश होते हैं भैया कैसे, तो वहां गतिशील आवेश होते हैं। तो वहां पे ये दो प्रकार की होती है, चल विद्युत और सॉरी एसी और डीसी। जबकि जो हमारी चल विद्युत होती है किस क्रिया के द्वारा होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ये होती है। तो ये पढ़ा। उसके बाद अपन ने संकेत पढ़े, निषेधात्मक पढ़ा, अनिवार्य पढ़ा, चेतावनी पढ़ा और सूचनात्मक। सूचनात्मक के बाद में यहाँ पे अपन ने कृत्रिम श्वास विधि को बहुत तरीके से डायग्राम चित्र के द्वारा आपने समझा, और आपके आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।